इस वीडियो में टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड। और मुझे पता है कि जो वीक एसिड होता है, जो वीक एसिड है, कोई भी वीक एसिड आप लोगे तो वो क्या होगा कि कंप्लीटली जो है डिसोसिएट नहीं होता। जैसे कि हम एसिटिक एसिड को अगर एग्जाम्पल में चलें तो ये हमारा एक वीक एसिड है जो कि ये डिसोसिएट होता है एसीटेट आयन में, और H प्लस हमें प्रोटॉन मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो ये 100 मॉलिक्यूल 100 एसीटेट आयन और 100 H प्लस में डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, तो वीक एसिड जो है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ऐसे एसिड का हम टाइट्रेशन कर्व देखते हैं। टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड, टाइट्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एन एसिड इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ एसिड है, हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में कितना एसिड है, इस सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट कितना है, तो हम वहाँ पे टाइट्रेशन यूज करते हैं। और यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं प्लॉट ऑफ पीएच वर्सेस अमाउंट ऑफ NaOH एडेड। कितना NaOH ऐड कर रहे हैं, यानी कि OH हम दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। NaOH एक जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, जब वो आप ऐड करोगे तो जब जैसे जैसे आप ऐड करोगे वैसे वैसे यहाँ पे जो एसिड है वो डिसोसिएट होगा अपना H प्लस, ये एसिड यहाँ पे अपना H प्लस डोनेट करेगा। तो ये प्लॉट देखो, इधर पीएच वर्सेस OH माइनस कितना ऐड किया है। मेजरमेंट वॉल्यूम ऑफ द एसिड इज टाइट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH यूज कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को यहाँ से यहाँ पे समझ लें पहले, फिर उसके बाद उस ग्राफ को चेक करते हैं। हमारे पास अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया तो जो अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन करते हैं, मोनोप्रोटिक डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड होते हैं, ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड होते हैं, दो टाइप के अमाइनो एसिड आप देखते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो है 100%, या ऐसे मान के चलें कि 10 मोल एसिटिक एसिड है। 10 मोल यहाँ पे एसिटिक एसिड है। 10 मोल एसिटिक एसिड का मतलब कितने मॉलिक्यूल। देखो होता क्या है कि अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ वाटर, तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है, Na नंबर होता है। तो इतने मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे एसिटिक एसिड के हैं एक मोल में। अगर हम 10 मोल ले रहे हैं तो यहाँ पे 10 के पावर इंक्रीज हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखें 100% यहाँ पे एसिटिक एसिड अगर हमने लिया है तो सभी एसिटिक एसिड जो है प्रोटोनेटेड फॉर्म में। अब हमने यहाँ पे NaOH ऐड करना है। तो जैसे जैसे आप NaOH ऐड करते हो तो NaOH का जो OH है वो इस H के साथ वाटर में चेंज हो जाएगा। तो ये एसिटिक एसिड अपने आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एसीटेट आयन, और H प्लस यहाँ पे किसको दे दिया, OH के साथ चला गया और ये वाटर बन गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप H प्लस देते हो वैसे वैसे आपका एसिड, एसिटिक एसिड किस में चेंज हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो रहा है। ये कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि ये एक H प्लस अब ले सकता है, तो ये बेस में चेंज हो रहा है। अब हम कितना यहाँ पे टाइट्रेट करें, कितना हम OH ऐड करें कि ये 50% यहाँ पे हो जाएगा, तो हम पीएच चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का पीएच हम चेंज कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर पीएच जहाँ पे 50-50%, यानी कि 50% हमारा एसिटिक एसिड और 50% हमारा एसिटेट आयन, जब एक सॉल्यूशन में 50-50% दोनों हो जाए तो उस पीएच को बोलते हैं pH इज इक्वल टू pKa। ठीक है, pH इज इक्वल टू pKa। अब इस कर्व को समझते हैं। यहाँ पे देखें, देखो जब
पीएच 2 होता है, बहुत कम है पीएच 2 है। तो 2 पीएच पे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। लेकिन जैसे जैसे आप जो है पीएच इंक्रीज कर रहे हो, पीएच इंक्रीज करने का मतलब कि उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड या बेस, उसमें हम बेस ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। जब आप बेस ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है कि पीएच इंक्रीज होगा। तो देखो पीएच जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ये पीएच जैसे जैसे इधर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ये सभी जो हैं एसिटिक एसिड धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं एसिटेट आयन में इस पर्टिकुलर पीएच पे। यानी कि पीएच यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये मान के चलें 4.7 है। तो 4.7 पीएच पे 4.7 पीएच पे यहाँ पे 50% आपका एसिटिक एसिड और 50% आपका एसिटेट आयन, तो यही हो जाता है pKa। तो बताओ pKa एसिटिक एसिड का कितना होता है, 4.7 होता है। तो pH विल बी pKa एट 4.76, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे और ज़्यादा आप जो है OH ऐड कर रहे हो वैसे वैसे pH इधर इंक्रीज हो रहा है। इस पर्टिकुलर pH पे यहाँ पे कहीं पे 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे सारे एसिटिक एसिड एसिटेट आयन में चेंज होंगे, 100% सभी किस में चेंज हो जाएंगे, एसिटेट आयन में। कम pH पे सभी एसिटिक एसिड में होते हैं। यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो अमाइनो एसिड पे, तो अमाइनो एसिड पे आप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हो। ये NH3+ है, ये COOH होगा, H होगा। लेकिन अगर आप pH जो है 4 to 5 ले जाते हो, यानी कि जो है 2 pH से एबव की तरफ बढ़ रहे हो, 2 से जब 4 की तरफ बढ़ते हो, तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसने अपना H+ दे दिया, तो ये आपका जो है आयनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये साइड चेन है। तो आप देखते हो कि 4 to 5 pH 4 to 7 pH के बीच में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप डी प्रोटोनेट कर देता है। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड चेन में भी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिसका साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे एस्पार्टेट ग्लूटामेट जो pH 7 पे नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं साइड चेन पे, है ना, इनको नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 से 7 pH के बीच में ही सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कहीं पे भी आप देखोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप डी प्रोटोनेट कर देता है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आप देखते हो, आप नाम सुनते हो पायरविक एसिड। पायरविक एसिड का मतलब कि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसा होगा। अगर हम नाम ले रहे हैं पायरवेट, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड एसिटेट, जैसे वहाँ पे पायरविक एसिड पायरवेट, लैक्टिक एसिड लैक्टेट, तो अगर ऐसा है फॉर्म डीप्रोटोनेट फॉर्म तो उसको हम पायरवेट बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनेगा, ग्लूकोज से पायरवेट बनता है। ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरवेट, क्योंकि पीएच कितना होता है, ग्लाइकोलाइसिस जहाँ पे होता है साइटोसॉल का पीएच अबाउट 7 होता है, तो वहाँ पे पायरवेट बनता है। जैसे आप इंडोल एसिटिक एसिड, तो इंडोल एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसा रहेगा और एसिटेट के फॉर्म में ऐसा रहेगा। और जब माइनस चार्ज हो जाता है तो आप देखते हो कि इंडोल एसिटिक एसिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल आप जब देखोगे तो 7 pH से अगर कम है, बिलो 2 pH है, तो समझ लेना कि वो सभी कैसे होंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे। और जैसे जैसे आप pH इंक्रीज करोगे 7 pH तक सभी या 5 pH तक सभी जो है डीप्रोटोनेट कर देते हैं। एक टर्म है बफरिंग रेंज। ये क्या होता है, बफरिंग रेंज क्या होता है कि अब जैसे ही हम यहाँ पे हमारा कोई बफर है ना, कोई ऐसा एसिड है जो बफर जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जब आप उसमें एसिड ऐड करोगे, मान लो कि इसका पीएच, इस पर्टिकुलर बफर का पीएच जो है 6 है, इस पर्टिकुलर बफर का पीएच 6 है, तो अगर आप उसमें एसिड ऐड करोगे तो ये जो है इसका इसका पीएच कम हो जाना चाहिए। अगर आप उसमें बेस ऐड कर रहे हो, यानी कि OH दे रहे हो, बेस ऐड कर रहे हो, तो इसका पीएच और इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन बफर क्या करता है, पीएच को रजिस्ट करता है। तो पीएच को रजिस्ट कब तक कर पाएगा वो, उसका कोई रेंज तो होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एसिड ऐड करोगे तो फिर रजिस्ट नहीं कर पाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा बेस दोगे तब भी रजिस्ट नहीं कर पाएगा।
तो ये ध्यान में रखना है कि बफरिंग रेंज होता है, उसी रेंज में वो बफरिंग शो करते हैं। तो बफरिंग रेंज क्या होगा, किसी भी जो भी पी के वैल्यू है, जो भी पी के वैल्यू है, पी के वैल्यू ±1, ये आपका बफरिंग रेंज है। तो एसिटिक एसिड का पीके कितना है, एसिटिक एसिड का पीके ए 4.7 है, तो इसका बफरिंग रेंज क्या हो जाएगा 5.7 और -1। अगर हम +1 करेंगे तो 5.7 और -1 करेंगे तो 3.7, ये बफरिंग रेंज होगा। तो बफरिंग रेंज ये है। इस पर्टिकुलर रेंज में, पीएच के रेंज में अगर आप एसिड बेस ऐड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो कर्व, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो कर्व है ये आप जो है बिल्कुल यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज पीएच में नहीं हो रहा है, स्ट्रेट बन गया है कर्व। लेकिन इनिशियली यहाँ पे देखो पीएच जल्दी से, ये ग्राफ इस तरीके से कर्व हुआ है और इधर से ये कर्व हुआ, तो ये सिग्मोइडल टाइप का कर्व जो है ये आपका मिल रहा है यहाँ पे। टाइट्रेशन कर्व ये है एसिटिक एसिड का, और ऐसे ही टाइट्रेशन कर्व आप जो है अदर जो है एसिड का भी चेक करते हैं।